हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका ये पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने पहले तो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। दोनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री जो है ऐसी चीज़ है जो कि एक कहानी की वजह से आपको समझनी पड़ेगी। एक बार आपको कहानी समझ में आ गई तो पूरा हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बना के दे सकते हो आप, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो उसको मैं, हमारा जो वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है ना। बुक्स से आपको पढ़ना होगा, लेकिन हमें समझना है कि क्या है उसका मतलब। वो उसके लिए वीडियो बन रही है। तो पार्ट 3 ये है, इसमें हम समझने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हमने ये बात करी थी फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग की। ये हमने बात कर चुके हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया ऑफ नेशन, इसकी सेकंड वीडियो बनाई थी हमने, इसकी बात कर चुके हैं हम, है ना। अब देखिए हमारा अगला जो टॉपिक है वो बड़ा ही बेहतरीन है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको पता है कि आज के दिन में जो बहुत सारे आप देश देखते हो, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, वो पहले जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड नहीं थे। वो पहले बहुत सारे किंगडम में डिवाइडेड थे। कई सारे किंगडम होती थी अलग अलग जगह पे। जैसे डचेस की किंगडम होती थी, कैंटोन्स। बेसिकली ये जो है ना, ये जगह के, ये जैसे होता है ना, देश बहुत छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड था। तो वो उसके नाम थे डचेस, कैंटोन। वहां पर अलग अलग रूरल रूल करते थे। उनकी अपनी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरी होती थी। मतलब कहने का मतलब अपने अपना वो कब्जा होता था उनका, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था उस समय, जो हमारा यूरोप था वो अलग अलग बहुत सारे मोनार्ची से डिवाइडेड था। अलग अलग वहां पर साम्राज्य होता था हर एक बंदों का। राजा महाराजाओं का राज था पहले। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में तो बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक मोनार्ची होती थी, यानी कि एक बंदा बहुत राजा होता था, उसके पास सारी पावर होती थी। विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव, बहुत उसके टेरिटरी में बड़े सारे अलग अलग लोग रहते थे। अलग अलग डाइवर्स पीपल रहते थे, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे वहाँ। तो वो अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं देखते थे, उनका कॉमन कल्चर नहीं होता था। वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। अलग अलग एथनिक ग्रुप, यानी कि एथनिक का मतलब होता है कि एक कॉमन बैकग्राउंड जिसका होता है, जैसे आदिवासियों का ग्रुप होता है। तो बेसिकली उनका कोई भी कॉमन चीज नहीं होती थी। अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो बेसिकली टॉपिक का नाम यही है कि वहां पर नेशनलिज्म आया कैसे, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब तो होता है कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि सब लोग एकजुट हो जाए। बट यहाँ तो एकजुट होने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज अलग अलग लोग हैं वहां। तो उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसका नाम है हैब्सबर्ग एम्पायर। बेसिकली पहले आप देखो, हैब्सबर्ग एम्पायर कुछ ऐसा था हमारा उस समय। ये यूरोप में देखो किस तरीके से हैब्सबर्ग एम्पायर था। जैसे ये बोहेमिया है, इसका पूरा का पूरा यहाँ पर कब्जा था, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ईस्ट गैलेशिया, ये हंगरी यहाँ पर था, ऑस्ट्रिया, और ये पूरा का पूरा कब्जा होता था। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ये जो आप देख रहे हो ग्रे कलर के, यहाँ पर जर्मन लोग रहते थे, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया के साइड में, ठीक है। ऐसे आप देखो तो ये इटालियन लोग कहाँ रहते थे, ब्लू वाला जो ये दिखा रहा है, ये ब्लू वाला, ये इटालियन लोग रहते थे, ठीक है। तो बेसिकली इधर रोमेनियन लोग रहते थे। तो ये कुछ हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर था। देखो पहले स्टेट नहीं होती थी, जैसे आज आपको जर्मनी दिखता है, ऑस्ट्रिया दिखता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो इतना बड़ा हैब्सबर्ग एम्पायर था। तो उसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो है ऑस्ट्रिया हंगरी में रूल करता था। यानी कि कहाँ रूल करता था, ऑस्ट्रिया, ये जो ऑस्ट्रिया है और ये हंगरी है, ये पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल करता था वहां पर, कह रहा है वो। और वो पैच वर्क और मैंने वहां पर पैच वर्क का मतलब है, वहां पर बेसिकली वो लोगों को वहां पर घपला, पैच वर्क का मतलब होता है घपला। उनको बेसिकली क्या करता था वो, उनके साथ वो घपला करता था। बड़े सारे लोग रहते थे वहां पर, तो उनके साथ घपला करता था। बड़े सारे लोग, रीजन के बड़े सारे रीजन के लोग रहते थे। उसमें रीजन के लोग क्या रहते थे कि एल्पाइन रीजन के लोग रहते थे, जैसे कि तिरोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। ये जो एल्पाइन रीजन ऊपर वाला था ना, ये वो वाले की बात कर रहा है, तिरोल, ऑस्ट्रिया। और ये अलग अलग वहां पर लोग थे, ठीक है। एज वेल एज बोहिमिया, ये जो बोहिमिया आपको दिख रहा है, ये बोहिमिया वहां के एल्पाइन रीजन के लोगों को, उन लोगों के साथ घपला करता था। और वहां पर जो एरिस्टोक्रेसी थी वह जर्मन स्पीकिंग लोग थे। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो राजा को, राजा का बेटा, राजा के जो लोग होते हैं, राजा का रूल होता है, वो एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो थे ज्यादातर लोग इधर, ये जर्मन स्पीकिंग लोग थे इधर। और इट ऑल्सो इंक्लूडिंग इटालियन स्पीकिंग, वहां पर कुछ इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस में भी हैब्सबर्ग एम्पायर का कब्जा था, जैसे कि आप नीचे देखोगे, ये इटालियन स्पीकिंग लोग है ना, ये जो आप देख रहे हो तो ब्लू, ये इटालियन स्पीकिंग लोग है। यहाँ पर भी इसका कब्जा होता था। वहां प्रोविंसेस के नाम बता रहा है, मतलब स्टेट के नाम, लोमेडी वेनेटिया। ठीक है। हंगरी में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन मैग्यार बोलती थी। हंगरी, ये जो अब हंगरी है पूरा का पूरा, यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग मैग्यार बोलते थे, इनकी लैंग्वेज का नाम है। और आधे लोग अलग अलग डायलेक्ट्स, यानी कि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। तो लैंग्वेज भैया इतने सारे ही बोलते थे, ये कैसे एकजुट हो जाएंगे? आप खुद देखो जरा। कुछ लोगों का वहां पर जर्मन स्पीकिंग लोगों का कब, जर्मन स्पीकिंग लोग बहुत ज्यादा थे, एरिस्टोक्रेसी जर्मन स्पीकिंग लोग थी एल्पाइन रीजन में। कुछ हमने देखा इटालियन स्पीकिंग लोग थे। फिर कह रहा है कि हंगरी में आधे ज्यादा मैग्यार बोलते थे, फिर अलग डायलॉग बोलते थे। गैलिसिया में, ये जो आपको दिख रहा है गैलिसिया, ये ईस्ट गैलिसिया, ये और ये वेस्ट गैलिसिया है। ये पूरा का पूरा गैलिसिया है, समझ रहे हो? ये पूरा गैलिसिया है। तो गैलिसिया में कह रहा है पोलिश बोलते थे वहां पे, पोलिश। पोलैंड था ना वहां, पोलैंड, पोलैंड भी एक कंट्री है ना, तो पोलैंड का भाषा पोलिश होती है, तो पोलिश बोलते थे। बिसाइड दे थ्री डोमिनेंट ग्रुप, तीन डोमिनेंट ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ये जो तीन डोमिनेंट ग्रुप की लैंग्वेज बोलने वाले थे कौन कौन से? एक तो हमारा ये वाला, क्या नाम है, जर्मन स्पीकिंग, इटालियन स्पीकिंग, और हमारा ये पोलिश। तो ये जो तीन डोमिनेंट ग्रुप को छोड़ के बहुत सारे लोग बाउंड्री में रहते थे एम्पायर की, एम्पायर की बिल्ड, एम्पायर के जितने भी आसपास के बाउंड्री है वहां पर बहुत सारे किसान लोग रहते थे, जैसे बोहीमिया के किसान, सोलवेक के किसान टू द नॉर्थ, ये जो आप दिख रहा है आपको, ये जो बोहीमिया के साथ ये जो है, यहाँ पर किसान लोग रहते थे इधर। ठीक है। ये जो किसान लोग रहते थे वो कह रहा है कि वहां पर वो पीजेंट पीपल रहते थे बहुत सारे। सोल्वियंस इन कैरिनोलिया, सोल्वियन कैरिनोलिया, क्रोट्स टू द साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसमिलेनिया। ये जो आपको दिख रहा है रोमन्स, ये जो आपको दिख रहा है ना, देखो रोमन यहाँ लिखा हुआ भी है। ये जो रेड ब्लू, ये जो डार्क ब्लू है यहाँ पर ट्रांसवेनिया लिखा हुआ है। इधर, इधर देखो, इधर क्या बोलते थे? इधर बेसिकली यहाँ पर ज्यादा रोमन लोग रहते थे। ये जो पीजेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो रोमन लोग रहते थे ट्रांस ईस्ट, टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसवेनिया। क्रोट्स टू द साउथ, ये जो साउथ में क्रोट्स रहते थे इधर। ठीक है। उसके बाद देखो ये आगे लिखा हुआ है ये कैरिनोलिया, ये जो कैरिनोलिया है, ये देखो ये लिखा, ये कैरिनोलिया, ये जो कैरिनोलिया है ये आपको दिख रहा है, ये है। यहाँ पर क्या बोलते हैं? सोलवेंस। पर देखो ऊपर लिखा हुआ भी है, ये जो कलर है ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? सोलवेंस। तो यहाँ पर सोलवेन लोग रहते थे। इधर आप देखो क्रो टू द साउथ, इधर ट्रांसमेनिया। तो इतने सारे अलग अलग जाति के लोग रहते थे, इतने सारे, इतने सारे बेसिकली अलग अलग लोग, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज बोलते थे पूरे हैसबर्ग एम्पायर में। तो लोग एकजुट हो ही नहीं पा रहे थे। तो यही सवाल उठता है कि फिर नेशनलिज्म, नेशनलिज्म जो है आया कैसे, एक नेशन स्टेट बनी कैसे? सवाल यही उठता है। ठीक है। तो देखिए, अभी तक आपने क्या समझा कि ये जो बहुत सारे किंगडम्स में, खासकर हमने एग्जांपल किसका लिया? हैब्सबर्ग अंपायर का एग्जांपल लिया। कि हैब्सबर्ग अंपायर में बेसिकली आपने देखा कि अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के लोग थे, है ना, डिफरेंट कल्चर के लोग थे। तो इस वजह से उनके अंदर एक कॉमन फीलिंग आ ही नहीं पा रही थी नेशनलिज्म की, कॉमन फीलिंग आ ही नहीं पा रही थी नेशनलिज्म की। तो आगे वो आगे बता रहा है फिर नेशनलिज्म आया कैसे। देखो सबसे पहले ये बता रहा है एरिस्टोक्रेसी के बारे में और न्यू न्यू मिडिल क्लास के बारे में। पहले तो समझ लो एरिस्टोक्रेसी क्या है। बेसिकली एरिस्टोक्रेसी, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी का बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है कि जब ये जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं का राज होता है ना, तो राजा रॉयल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, बहुत सारे रॉयल फैमिली का सारा रूल होता है पूरी कंट्री में, उसे एरिस्टोक्रेसी बोल देते हैं। बेसिकली राजा का राजा, देखिए राजा का राज। तो एरिस्टोक्रेसी के बारे में बता रहा है कि लोग बेसिकली कॉमन फीलिंग लोगों के अंदर सिर्फ एरिस्टोक्रेसी की वजह से आती थी, कि लोग सोचते थे कि हाँ हम तो एक ही एम्पायर के अंदर है, मान लो एक साम्राज्य किसी का है तो हम एक जैसे ही, हमारा कॉमन एम्पायर हो गया। तो वो कॉमननेस एरिस्टोक्रेसी से ढूंढते थे पहले, ऐसा होता था। तो वही लिखा हुआ है
कि एक लैंडेड एरोस्टेसी जो है वो डोमिनेट क्लास थी पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। जो भी मेंबर थे वो अपने आप को यूनाइट समझते थे, सिर्फ ये सोचते हुए कि हाँ, यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, कि हमारा ना जीवन जीने का एक ही तरीका है, जैसे कि एरिस्टोक्रेसी के अंदर बता रहे हैं वैसे जी रहे हैं हम भी। लेकिन वो अलग अलग रीजनल डिवीजन थी, उनके अलग अलग क्षेत्र अलग अलग थे, लोग अलग अलग जगह पर रहते थे। दे ओन स्टेट्स, स्टेट का मतलब बिल्डिंग, हाउसेस, प्रॉपर्टीज। वो अलग अलग इस प्रॉपर्टी ओन करते थे, कंट्री साइड में यानी कि गांव की साइड में, और टाउन हाउस में भी। वो फ्रेंच बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए और हाई सोसाइटी में। ठीक है। उनकी फैमिली जो है वो ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। उनकी फैमिली जो है कनेक्ट करती थी मैरिज कि हाँ भाई हमने शादी कर रखी है तो हम जो है बेसिकली एक जैसे लोग हैं। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकल स्मॉल। वो कह रहे हैं कि जितना मर्जी कर लो, एरिस्टोक्रेसी होती थी लेकिन ये बहुत ही स्मॉल नंबर में होती थी, ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं था एरिस्टोक्रेसी का। ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि मेजोरिटी किसकी थी फिर? द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड ऑफ पीजेंट्री, किसानों की थी। To the west, bulk of land was owned by tenants and small owners, while in the eastern and central Europe, the pattern of land only was characterized by vast estates। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो, यूरोप के अंदर ये जो पूरा यूरोप है वो डिवाइडेड कैसे था? वो क्या कह रहा है देखो, वेस्ट में जो बल्क ऑफ लैंड था वो टीनेंट और स्मॉल ओनर का था, यानी कि जो वेस्ट वेस्ट इधर होता है ना, तो बहुत ये जो यहाँ पर जो लैंड था वो किसके पास था? छोटे छोटे स्मॉल पीजेंट्स के पास था। तो वो क्या करते थे? यहां पर खेती बाड़ी करते थे, पैसा कमाते थे। ठीक है, वही लिखा हुआ है, द बल्क ऑफ लैंड वाज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर। छोटे छोटे जो ओनर थे लैंड के उनके पास होता था, वो खेती बाड़ी करते थे। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो पैटर्न ऑफ लैंड ओनली था वो वास्ट एरिया का था, यानी कि जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है इधर, ईस्टर्न और सेंट्रल बीच में, यहाँ पर बड़े बड़े जो पीजे, बड़े बड़े जो जो जिसके प्रॉपर्टी होती थी उनका लैंड होता था, वो खेती बाड़ी करवाते थे किसानों से। ठीक है। वास्ट स्टेट विच वॉज कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स, यानी कि जो छोटे छोटे पीजेंट होते थे उनसे करवाते थे खेती बाड़ी। समझ रहे हो? वेस्ट में तो बेसिकली टेनेंट्स के पास लैंड होता था, छोटे छोटे टेनेंट्स के पास होता था। हाँ, या तो स्मॉल छोटे छोटे पीजेंट के पास हो सकता था, टेनेंट के पास होता था तो टेनेंट क्या करते थे? टेनेंट करते थे कि भैया पीजेंट्स को काम करवाते थे अपने लैंड पे। लेकिन वो टेनेंट बहुत छोटे छोटे थे, या फिर वो छोटे छोटे पीजेंट ही होते थे जो खुद का उनका छोटा लैंड होता था और वहां पर काम करते थे। ये सीन था वेस्ट में। लेकिन ईस्ट में क्या था? ईस्ट में बड़े बड़े लोगों के पास लैंड होता था। समझ रहे हो? और वो बेसिकली काम करवाते थे छोटे छोटे पीजेंट से। समझ रहे? वो आगे बता रहे हैं, देखो, इन द वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमर्जन ऑफ कमर्शियल क्लास। मतलब यहाँ पर जो टॉपिक बता रहा है, यहाँ पर मिडिल क्लास के बारे में बता रहा है। मिडिल क्लास के बारे में हमने ये जो पीछे पढ़ा, ये एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि एरिस्टोक्रेसी हमारे यहाँ पर यूरोप में कैसे थी, उसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है अपने आप को यूनाइटेड कैसे समझते थे। लेकिन बहुत ही छोटे ग्रुप का नंबर था, मेजोरिटी उनकी थी, ये बता रहा। फिर मिडिल क्लास कैसे हुआ? मिडिल क्लास हुआ जो वेस्ट में ये जो छोटे छोटे लैंड ओनर थे, यहां पर आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल क्रांति आ गई, प्रोडक्शन बढ़ने लग गई। ठीक है। क्या होने लग गया? प्रोडक्शन बढ़ने लगी, लोगों को काम मिलने लग गया, तो पैसा आने लग गया लोगों के पास। तो वो बता रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई, ग्रोथ होगी टाउन, शहर की ग्रोथ होगी, कमर्शियल क्लासेस सोसाइटी बढ़ गई। हुज एग्जिस्टेंस वाज मेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, बिकॉज मार्केट में माल बिकने लग गया, उत्पाद बढ़ने लग गया। इसकी वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? इंग्लैंड में भी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कह रहा है कि वो बिगेन हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बिगेन हुआ था सेकेंड हाफ सेंचुरी, एट ऑफ द 18th सेंचुरी में। बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली 19th सेंचुरी। तो पहले इंग्लैंड में आया था, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड में ब्रिटेन का रास्ता है ना। इंग्लैंड में तो किसका रहा था? ब्रिटेन का। तो पहले ब्रिटेन में आया था ये लगभग, फिर वहां से फ्रांस में, बट इन फ्रांस और जर्मन स्पीकिंग स्टेट में तो 19th सेंचुरी के अंदर आया था। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप, उसकी वजह से क्या हुआ? एक नए नए सोशल ग्रुप आने लग गया, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आ गई, मिडिल क्लास इमर्ज होने लग गया, बिजनेसमैन प्रोफेशनल आने लग गए। आप याद करो फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया कैसे था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ गई थी, आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे आने लग गई थी, उसकी वजह से वर्किंग का पॉपुलेशन बढ़ गई,
वहां पर लोगों को नए नए आइडिया मिले, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि भाई मोनार्ची को वहां से हटाना है, मुझे राजा को हटाना है। तो वहां पर भी ऐसे होने लग गया कि मिडिल क्लास लोग आने लग गए। मिडिल क्लास ही बोलते हैं, जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होती है, जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ठीक है। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में दीज ग्रुप बहुत ही स्मॉलर नंबर था। लेट 19th सेंचुरी तक जो सेंट्रल यूरोप में, देखो यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वेस्ट में आया, लेकिन सेंट्रल यूरोप में बहुत लेट आया, कह रहा है ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, यहां पर बहुत लेट आया। कब आया लेट? लेट 19th सेंचुरी तक, लेट 19th सेंचुरी तक आया यार, समझ रहे? लेट 19th सेंचुरी तक आया यार, ठीक है। उसके बाद इट वाज अमंग, किसके बीच में आया? जो पढ़े लिखे लोग थे। यहाँ इसकी वजह से क्या हुआ, पढ़े लिखे लोग बढ़ने लग गए, लिबरल मिडिल क्लासेस। लिबरल मिडिल मिडिल क्लास होता है जो आजादी चाहते हैं, जो आजाद माइंड के होते हैं, खुला दिमाग के लोग, दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो उनके मन में आइडिया आया, हमेशा ध्यान रखना मिडिल क्लास के मन में ही आइडिया आएगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके दिमाग में आएगा कि भाई ये क्या चल रहा है हमारे कंट्री के अंदर, राजा का राज, हटाओ इसको। उनको लगा कि हमें एक नेशनल यूनिटी बनानी चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और हमें ये एरिस्टोक्रेटिक जो प्रिविलेजेस है, ये जो राजा महाराजा का राजा है, जिनको विशेष अधिकार मिलता है, उनको खत्म करना है। समझ गए? ये सीन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ी, यहां से आया मिडिल क्लास, ऐसे डायग्राम बना सकते हो आप। मिडिल क्लास आया, मिडिल क्लास की वजह से उन्होंने सोचा कि हमें एक नेशनल यूनिटी बनानी है। क्लियर हो गया बिल्कुल? समझ गए? देखो आगे क्या कह रहा है अब, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, यहां से क्वेश्चन कई बार बनता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि ये लिबरल मिडिल क्लासेस लोग आगे थे। लिबरल का मतलब क्या है, यहां से देखो। देखो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी जो है अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर आया। वो बेसिकली लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी के बेस पर था, विचारधारा, आइडियोलॉजी विचारधारा, जो अर्ली 19th सेंचुरी में आया यूरोप के अंदर। नेशनल यूनिटी, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब, अब लिबरलिज्म का मतलब वर्ड बना है लैटिन रूट लिबर से, लिबर से बना है। लिबर का मतलब होता है फ्री, आजाद, आजादी। तो न्यू मिडिल क्लासेस जो थे, लिबरलिज्म का मतलब उनका था कि हमें जो इंडिविजुअल है और इक्वालिटी चाहिए, लोग हमें बिल्कुल फ्री चाहिए, मतलब फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किसकी चाहिए? कि सब लोगों को बंदिश ना बनाया जाए, सब लोगों को रेस्ट्रिक्शन ना हो, सब लोगों को वोट करने का रेस्ट्रिक्शन हो ना हो, ठीक है, मतलब वोट करने का रेस्ट्रिक्शन कुछ लोगों पर ना हो, इक्वालिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सब लोगों के पास इक्वालिटी हो, भेदभाव ना करा जाए, ये वो कह रहा है लॉ की नजर में। उसके बाद क्या कह रहा है कि देखो दो चीजें है, पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब अलग होता है, इकोनॉमिकली अलग होगा। पहले पॉलिटिकली की बात करें, पॉलिटिकली का मतलब क्या है? पॉलिटिकली में क्या है कि जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कंसेंट से होना चाहिए। कंसेंट का मतलब हामी लेना, एग्रीमेंट, या फिर कह सकते हो कि हाँ या ना, हाँ या ना का जवाब देना। तो मतलब जो भी पॉलिटिकल आपको गवर्नमेंट बनानी है, वो हमारी मर्जी से होनी चाहिए, हम हाँ करेंगे तो गवर्नमेंट बनेगी, वरना नहीं। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, लिबरलिज्म का मतलब यही आया था कि भैया हमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, ऑटोक्रेसी खत्म होगी, जो जिनको प्रिविलेज मिलता था बचपन से उनको खत्म कर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि पार्लियामेंट बनेगा, वोटिंग होगी, हम सरकार चुनेंगे, जनता मालिक है, जनता सरकार चुनेगी। तो 19th सेंचुरी में लिबरल लिबरल ने कहा कि भैया प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सब लोगों के पास अधिकार होना चाहिए। ये पॉलिटिकली मतलब था, समझ गए? ये पॉलिटिकली मतलब था। समझ आ गया हमारा, यानी कि कहने का मतलब यह है, इक्वालिटी होनी चाहिए, और पार्लियामेंट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये पॉलिटिकली मतलब है। अगला देखो क्या कह रहा है वो, उसमें उसमें आगे मतलब क्या कह रहा है देखो। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब कह रहा है कि ये नहीं है कि यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। इक्वालिटी का कह रहा है मतलब ये नहीं है कि भैया सब लोगों को वोट करने का अधिकार मिले। इक्वालिटी का मतलब है कि सब लोगों को वोट करने का नहीं। देखो क्या कह रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्रांस में जब रेवोल्यूशन आया था, तो वहां पर राइट टू वोट किसको मिला था? सिर्फ मैन को मिला था, जिसके पास प्रॉपर्टी होगी। वहां पर क्या कर दिया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची बनाई गई थी, आपको याद होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, मोनार्ची भी होगी। तो वहां पर दो दो चीजें डिवाइड कर दी थी, दो सिटीजन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन को तो राइट टू वोट मिलेगा, और वो कौन होंगे? जो प्रॉपर्टी ओनर होंगे,
और वो भी मैन खाली। और पैसिव रीजन में क्या आएगा कि वुमेन, छोटे छोटे पीजेंट, उनको वोट करने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज हो गई थी, और यही सोच उनकी लिबरल की भी थी। ठीक है। तो मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूडेड थे, ये भी दिक्कत थी। उसके बाद देखो, आगे बता रखा है ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर जैकोबिन। जैकोबिन जब क्लब आया था, आपको पता है कि आपको याद होगा फ्रांस में, जब फ्रांस फ्रांस रिपब्लिक कैसे बनाया गया था, फ्रांस रिपब्लिक बनाने के लिए जैकोबिन क्लब का बहुत बड़ा रोल था। जैकोबिन्स क्लब ने फ्रांस को रिपब्लिक बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, और फिर सबके पास राइट टू वोट आ गया था। राइट टू वोट सबके पास आ गया था कि भाई मैन हो या वुमेन हो, सबको वोट करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन आपको पता है फिर आया नेपोलियन। नेपोलियन आ गया पावर में। नेपोलियन फिर आ गया 1809 के अंदर आया था नेपोलियन पावर। नेपोलियन नेपोलियन ने अपने नेपोलियन कोड बनाए गए थे। ये भी हमने पीछे पढ़ा था अभी पहले, वो पिछली वीडियो में। नेपोलियन ने अपने नेपोलियन कोड बनाए गए थे। वो कोड क्या क्या थे कि भैया लिमिटेड सफरेज होगी, सबको वोट करने का अधिकार मिलेगा नहीं। वुमेन को माइनर कहा जाएगा, वुमेन पिछड़ा हुआ है, वुमेन छोटी है, ये माना जाएगा। फादर और हस्बैंड जैसा उसको ट्रीट नहीं करा जाएगा। फिर क्या हुआ कि थ्रू आउट द 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी वुमेन और नॉन प्रॉपर्टी जो मूवमेंट थे, उन्होंने फिर डिमांड करा कि भैया हमें तो वोट करने के बाद मुझे भी मिले। मतलब पहले देखो, पहले फ्रांस में पूरी कहानी समझो क्या थी। पहले फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाई गई थी, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो तो। उसमें क्या हुआ था कि मैन को सीधा अधिकार मिल रहा था, वुमेन को। फिर आया जैकोबिन क्लब, उन्होंने क्या करा, रिपब्लिक बना फ्रांस को बनाया, यानी कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया असली में। फिर सबको अधिकार मिल गया, मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो। लेकिन फिर नेपोलियन आया, नेपोलियन ने फिर हटा दिया ये सिस्टम। नेपोलियन कह रहा है कि सबको नहीं मिलेगा। तो फिर नेपोलियन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। ऑपोजिशन में आ गए कौन कौन? एक तो नॉन प्रॉपर्टी मैन, क्योंकि प्रॉपर्टी मैन को अधिकार था, लेकिन नॉन प्रॉपर्टी मैन को था ही नहीं। और वुमेन, देखो वही लिखा हुआ है नीचे, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन अर्ली 20 सेंचुरी में प्रोटेस्ट में आ गए थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? ये तो हमने, ये पूरी की पूरी कहानी थी, ये किसके ऊपर थी? लिबरलिज्म का मतलब क्या है, लिबरलिज्म पॉलिटिकली मतलब क्या है। ठीक है। यार ये तो था इकोनॉमिक स्फेयर, लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल स्फेयर, ये हमने ये पढ़ा। पॉलिटिकल स्फेयर में आपने लिबरलिज्म का मतलब क्या समझा? कि भैया वोट इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी को भेदभाव ना करो, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। इसके कई सारे कहानियां पढ़ी हमने कि देखो पहले वही लिखा हुआ था लिबरल का मतलब क्या है, फिर हमने लिबरलिज्म का मतलब समझा। फिर पूरी फ्रांस की कहानी को समझाया इन्होंने कि देखो पहले कैसा था, अब कैसा था। फ्रांस में देखो पहले मैन के पास राइट तो वोट था, वुमेन पे आ गया था बाद में, फिर नेपोलियन ने ले लिया। ये पूरी कहानी समझाई। कहानी समझना है आपको, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, कहानी को कनेक्ट करते जाओ। एक कहानी भाई समझो, लिबरलिज्म पॉलिटिक्स का क्या है, इक्वालिटी मतलब। अब हम समझेंगे लिबरलिज्म का इकोनॉमिक स्फेयर का मतलब क्या है, इकोनॉमिक स्फेयर में मतलब क्या है लिबरलिज्म का। तो देखो लिबरलिज्म का इकोनॉमिक स्फेयर में मतलब ये है, फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि बंदिश ना हो। इकोनॉमिक स्फेयर का मतलब है तो ट्रेडिंग के लिए, मतलब अगर मुझे माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, मान लो मुझे डी से माल ए पे पहुंचाना है, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं डी से माल सी में ले जा रहा हूं तो टैक्स देना पड़ रहा है, फिर सी में मिल जा रहा हूं, फिर टैक्स देना पड़ रहा है। और टैक्स के चक्कर में बहुत सारी फॉर्मेलिटी भी आनी पड़ रही है। तो कहने का मतलब होता है, इसको कहते हैं ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो व्यापार करने में बंदिश ना हो, रुकावटें ना हो व्यापार करने में। ये था लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फेयर में मतलब। तो वही लिखा हुआ है, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड कैपिटल। यानी कि जब भी माल या पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमरजेंस, मिडिल क्लास की डिमांड थी ये कि ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है एक बहुत बढ़िया, जर्मन स्पीकिंग रीजन का। एक जर्मन स्पीकिंग रीजन, आपको पता है कि कौन कौन से थे जर्मन स्पीकिंग रीजन, देखो ध्यान से यहाँ पर। ये सारे देखो जर्मन जर्मन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये सारे जर्मन स्पीकिंग होते, ये जो ग्रे ग्रे में था, जर्मन स्पीकिंग रीजन में फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, उसके बारे में बता रखा है। नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटी ऑफ कॉन्फिडरेशन 39। नेपोलियन के बारे में बता रहा है ये कि नेपोलियन ने बहुत सारे मेजर लगा देते हैं उल्टे सीधे, अलग अलग कॉन्फिडरेशन और 39 स्टेट पे अपने।
अपने 39 स्टेट में, ठीक है। ठीक है। कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है एक ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली एक ये कुछ भी किसी चीज के लिए बनी भी गई। उन्होंने क्या करा गया, अपनी करेंसी बना दी। वो कह रहा है कि भैया मेरे 39 स्टेट में ना ये करेंसी चलेगी जो मैं कहूंगा, वेट का मेजरमेंट सिस्टम ये रहेगा, अलग अलग मेजर बना दिए। तो अब मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833, एक मर्चेंट यानी कि जो सामान बेचने वाला ट्रेडर, वो एक 1833 में ट्रैवल कर रहा था हैम्बर्ग से, है ना। हैम्बर्ग क्या है, ये जो हैम्बर्ग अंपायर पढ़ रहे थे, ये हैम्बर्ग, ये वाला हैम्बर्ग नहीं, ध्यान रखना, ये हैब्सबर्ग है। हैम्बर्ग दूसरी जगह है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। बेसिकली दोनों सिटी ही जर्मनी में है, हैम्बर्ग और न्यूरम्बर्ग। वो बनने के लिए गुड सेल करना जा रहा था, सामान बेचने जा रहा था। उसको बहुत सारे 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ा। कस्टम बैरियर होता है कि जो, जैसे कोई कंट्री के बॉर्डर में आप देखते होगे कस्टम ऑफिसर खड़े होते हैं, वैसे सिटी के बाहर ही कस्टम ऑफिसर खड़े कर दिए कि ये फॉर्मेलिटी दिखाओ, ये टैक्स देना पड़ेगा। अलग अलग रुकावटें, अलग अलग चीजें, रूल बना दिए। 11 कस्टम बैरियर से गुजर के जैसे आप कहीं जाते हो, टोल टैक्स आते हैं ना बीच में, टोल, ऐसे कई सारे बैरियर बना दे कि यहाँ इस सिटी से यहाँ जाओगे तो यहाँ पर एक कस्टम बैरियर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ टैक्स देना पड़ेगा आपको। और कस्टम टैक्स को क्या बोलेंगे, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी 5% की। तो मतलब कि यहां से यहां जाओगे 5% ड्यूटी दो, यहां से यहां जाओगे 5% ड्यूटी दो। अब सामान ही बहुत महंगा हो जाएगा फिर तो, 5% दे दे के बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो ड्यूटीज जो है वो लीव होती थी, यानी कि चार्ज होती थी वेट के अकॉर्डिंग, वेट और मेजरमेंट। यानी कि अगर कोई बहुत सामान महंगा है, मतलब बहुत भारी है, तो ड्यूटी ज्यादा लगेगी। अगर सामान का वेट कम है तो कम लगेगी, ठीक है। तो एज ईच रीजन हैड इट्स ओन, अब अलग अलग सिस्टम थे, वेट का भी मेजरमेंट सिस्टम अलग अलग था कि भैया जहां पर टैक्स ज्यादा बनेगा, उन्होंने जानबूझ के वेट वहां पर ज्यादा बन जाएगा। वेट का सिस्टम, वेट का जो मेजरमेंट मशीन है वो ज्यादा दिखाएगी वेट, जानबूझ के अपना अपना वेट सिस्टम बना दिया उन्होंने, मेजर बना दिए। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि बहुत टाइम खर्च होता था कैलकुलेशन में, टैक्स कैलकुलेट करने में ही बहुत टाइम खर्च हो जाता था। तो द मेजर ऑफ क्लॉथ, क्योंकि उस समय मेजर क्या था, क्लॉथ को मेजर करने का तरीका था इले। एले एक बेसिकली क्लॉथ का नापने का तरीका था उस समय। विच वॉज इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अब अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग था। देखो क्या एग्जांपल बता रहा है कि एक एले टेक्सटाइल मटेरियल में, फ्रैंक फ्रूट जो जगह का नाम है, अगर आप फ्रैंक फ्रूट में आप खरीदोगे, उसमें 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ होगा। मतलब एक एले 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ का होगा फ्रैंकफर्ट में सिर्फ। लेकिन वही अगर मेज में खरीदोगे तो 55.1 सेंटीमीटर का होगा। न्यूरमबर्ग में खरीदोगे तो 65.6 सेंटीमीटर, मतलब कि, और फ्रेंकफर्ट में खरीदोगे तो 53, यानी कि एक कोई मेजरमेंट सिस्टम था ही नहीं। कहीं पे क्लॉथ को नापा जाएगा कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे बहुत ज्यादा तो कहीं पे थोड़ा कम। तो ये सिस्टम था, जानबूझ के नेपोलियन ने बना रखा था कि भैया जानबूझ के जैसे कहीं पे टैक्स ज्यादा वसूला जाए, कहीं पे कम वसूला जाए। एक यूनिफॉर्म सिस्टम था ही नहीं, वेट का यूनिफॉर्म सिस्टम था ही नहीं। फिर क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना, एक एक चीज ध्यान समझते चलनी है, ठीक है, ध्यान से समझना। सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक चेंज। फिर आपका ये जो कंडीशन लगा दी थी, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल, मतलब ज्यादा रुकावटें पैदा कर रहा था इकोनॉमिक चेंजेस में, यानी कि आर्थिक स्थिति इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। एंड ग्रोथ बाय न्यू कमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। तो लोगों को लगा कि भैया ऐसा तो हमारी कंट्री की ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, मिडिल क्लास को लगा। तो उनको लगा कि हमें तो एक यूनिफाइड, एक एकजुट इकोनॉमिक टेरिटरी बनानी पड़ेगी, जहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो गुड्स को मूव करने में, लोगों को मूव करने में, कैपिटल को मूव करने में। तो फिर हुआ क्या, 1834 में कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम था जोलिब्रियन। जी हाँ, कस्टम यूनियन बनाई गई, यानी कि एक ऐसा लोगों, हम सारे ग्रुप बनाया गया लोगों का, कि जो लोग चाहते थे ना कि हाँ ये यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, तो उन्होंने ग्रुप बनाया कि ये कस्टम ड्यूटी को खत्म करना है भाई पूरे हमारे यहाँ देश से। वो बनाया गया। वो बने बेसिकली फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। प्रशिया के इनिशिएटिव से बनाया गया, और मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, बहुत सारे जर्मन स्टेट को जोड़ा गया, प्रशिया के देश को जोड़ा गया। अब ध्यान समझना, रशिया बेसिकली बेसिकली जर्मन के अंदर आता था। पहले बहुत सारे अंपायर होते थे, पहले कोई अलग अलग स्टेट तो होते नहीं थे ऐसे। तो बहुत सारे अंपायर होते थे, ठीक है।
तो जर्मनी, वो सॉरी, जर्मनी जो था ना, जर्मनी के अंदर ही प्रशिया आता था। वहां पर एक एम्पायर होता था जर्मनी में, प्रशिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये फ्रांस है, ये देखो ये प्रशिया था, दिख रहा है आपको? ये आपका प्रशिया है, ये प्रशिया था बेसिकली पहले। उसके बाद ये भी बदला था, ध्यान से समझना भी आगे। तो ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा है पहले यहाँ तक? तो वो कह रहा है कि प्रशिया को और मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट को जोड़ा गया। द यूनियन, इस यूनियन ने क्या करा, सारे टैरिफ बैरियर को हटा दिया। करेंसीज को सिर्फ, जो 30 करेंसी चलती थी हर जगह पे, वो 2 कर दी वहां से। रेलवे नेटवर्क बढ़ाया गया ताकि लोग अच्छे से मूव हो सके, जो मोबिलिटी का मतलब मूव हो सके। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से, जो अपने आप का इंटरेस्ट सोच रहे, वो सोच रहे कि भाई मेरा फायदा हो, उसको नेशनल ले गए, नेशनल इंडिया सोच रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लोगों, यानी कि देश भावना लोगों के अंदर आ गई। तो यहां से नेशनलिज्म थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यूरोप में आगे बढ़ा। समझ गए पूरा कहानी क्या थी? कि भैया नेपोलियन ने जिस तरह से ये करा था, उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने एक यूनियन बनी जिसका नाम था जोलिबेरियन। वहां से लोगों ने ये टैरिफ बैरियर हटाया, देश के अंदर आई नेशनल भावना। क्या आई? नेशनल भावना। लेकिन अब यहां पर एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम है न्यू कंजर्व। जब नेपोलियन हारा, नेपोलियन को हटाया गया जब, उसके बाद भाई साहब एक और बंदे आ गए जिसका नाम था कंजर्वेटिज्म लोग। तो देखो, नेपोलियन बहुत ज्यादा हरकतें कर रहा था। नेपोलियन को 1815 में हरा दे गया वाटरलू में। वाटरलू में फाइट हुई, वहां पर नेपोलियन हार गया। कंजर्वेटिज्म लोग आ गए पावर में। कंजर्वेटिज्म क्या है? एक ऐसी पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि बेसिकली अपने पुराने रीति रिवाज, ट्रेडिशन, जो चलते आ रहे हैं, परंपराएं चलती आ रही है, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, जो पहले से संगठित लोग हैं, जो पहले से संगठन बने हुए हैं, कस्टम बने हुए हैं, रीति रिवाज है, उसको ज्यादा प्रेफर करा जाए, प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि भाई अगर मोनार्ची है, मोनार्ची थी, तो मोनार्ची को एकदम से खत्म ना करा जाए, धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट करी जाए, एकदम से चेंज ना करो, ये कहते थे। तो ये चेंज पे विश्वास नहीं करते थे, ऐसी सोच के लोग को क्या बोलते थे? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव चाहते थे कि भाई जो पुराने चलते आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन, जैसे मोनार्ची, चर्च, सोशल हेरिडिटी, प्रॉपर्टी, फैमिली वाले लोग, उनको भी प्रिजर्व करके रखा जाए, उनको एकदम से खत्म ना कर दो कि रातों रात खत्म कर दिया जाए उनको। कंजर्वेटिज्म हालांकि ये नहीं चाहते थे। कंजर्वेटिज्म हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशन डे। प्री रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपको पता है, फ्रांस रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले क्या था, लोगों पे वोटिंग नहीं होती थी, मोनार्ची का राज था, और वो जुल्म करते थे छोटे छोटे पीजेंट्स पे। वो कह रहे कि वैसा ना हो, वैसा ना हो। उन्होंने कहा हम ये नहीं चाहते कि मोनार्ची रहे, हम चाहते हैं कि मोनार्ची भी रहे, लेकिन चेंजेस भी होते रहे। कि जैसे रेदर दे रिलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटिव एंड नेपोलियन, कि जो नेपोलियन ने थोड़ा बहुत चेंज लेके आए थे, उसको भी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे मॉडर्नाइजेशन, दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफेक्ट स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्ची। कि जो भी नई नई चीजें लेके आए, बड़े सारे नेपोलियन वगैरह और भी लोग, उनको भी रखा जाए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन मोनार्ची जैसा। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव। वो कह रहे हैं कि जितने भी मोनार्ची वालों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको भी रेस्पेक्ट करी जाए। ठीक है ना? उससे स्टेट पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। जैसे कि मॉडर्न आर्मी लेके आए थे वो नेपोलियन, अपनी आर्मी बनाई थी नेपोलियन ने बहुत बढ़िया। तो एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ऐसा सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है जहां में गवर्नमेंट का सिस्टम होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग नहीं चुनते, लोग नहीं चुनते, तानाशाही एक तरह की होती है ना। तो उन्होंने ये बनाई थी एक डायनेमिक इकोनॉमी, बहुत बड़े इकोनॉमी, जैसे देश आगे बढ़ रहा है। एबोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि वही जो रेंट, यानी कि टेनेंट जो होता था, लैंड लॉर्ड होते थे, वो क्या लेते थे, छोटे छोटे पीजेंट पे लगान लेते थे, टैक्स देते थे कि आप यहाँ पर खेती बाड़ी करो, टैक्स देना पड़ेगा, फ्यूडलिज्म। ठीक है, सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्ची ऑफ यूरोप। वो कह रहा है कि जितने भी ऑटोक्रेटिक मोनार्ची थी पहले, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिनको हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सर्फडम का मतलब होता है गुलामी, ये सब गुलामी थी, मॉडर्न आर्मी, ये सब चीजें, उसकी वजह से ऑटोक्रेटिक मोनार्ची बहुत ज्यादा यूरोप में आगे बढ़ी थी। लेकिन 1815 में क्या हुआ, यूरोपियन जो पावर है, जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब मिलके नेपोलियन को खत्म कर दिया, हरा दिया। और वीना में मिले। वीना कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की बेसिकली कैपिटल ही वीना है।
ऑस्ट्रिया में जाके वो मिले। उन्होंने सेटलमेंट करे यूरोप के अंदर कि ये भाई, ये यूरोप ने मॉडर्न आर्मी बनाई थी, ये नेपोलियन ने मॉडर्न आर्मी बनाई, ये सब चीजें बनाई, उसकी वजह से ऑटोक्रेटिक मोनार्ची बढ़ी। लेकिन अब क्या हुआ, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन कैंसलर कांसलर ड्यूक मेंट्रिच। तो ड्यूक मेंट्रिच में वीना वीना में जाके मिले सारे लोग, वीना में बैठे हुए थे ड्यूक मेंट्रिच, ठीक है, ड्यूक मेंट्रिच, वहां पर वो होस्ट कर रहे थे। द डेलीगेट्स ड्रू अप ट्रीटी ऑफ वीना। तो वहां पर एक ट्रीटी ऑफ वीना हुई 1815 में, उससे बहुत बड़ा फर्क हुआ। अब ध्यान से समझने की एक चीज, ट्रीटी ऑफ वीना हुई, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आई यूरोप के अंदर। यानी कि जब नेपोलियन हारा, और ये नेपोलियन कैसे हारा, ये सारे लोग देश मिल गए थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई 1815 में, और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए ध्यान से समझना। द बोरबोन डायनेस्टी विच हैड डिस्पोज ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। बोरबोन डायनेस्टी पहले थी, ठीक है, वो बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ खत्म हो गई थी, वॉज रिस्टोर टू पावर। क्योंकि अब क्या हुआ, नेपोलियन हार गया, और कौन से लोग आ गए, कंजर्वेटिज्म लोग आ गए, यानी कि पुरानी परंपरा के लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया, पुरानी परंपरा के लोग क्या कहते थे कि मोनार्ची भी रहे, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस भी आते रहे। तो उन्होंने क्या करा, जो बोरबन डायनेस्टी पहले खत्म हो गई थी, उसको पावर में ले आए दोबारा से। दूसरा, जो जो फ्रांस ने अपनी अपनी टेरिटरी लॉस्ट कर ली थी, क्योंकि नेपोलियन का कब्जा आ गया था, उसको दोबारा से बेसिकली हम कब्जे में ले लेंगे। जो जो टेरिटरी नेपोलियन ने ले ली थी, नेपोलियन से हटा देंगे, वो फ्रांस में आ जाएगी दोबारा से टेरिटरी। अ सीरीज ऑफ स्टेट वाज सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। फ्रांस को ज्यादा एक्सपेंड ना करा जाए, इस वजह से उन्होंने क्या करा, बहुत सारी फ्रांस की बाउंड्री बना दी। तो अब ध्यान से देखना, उन्हें ये कह रहा है कि फ्रांस, क्योंकि उस समय फ्रांस बहुत एक्सपेंड हो जा रहा था, तो फ्रांस की बाउंड्री बना दी। तो देखो ये फ्रांस, देखो ट्रीटी ऑफ वीना के बाद आपको दिख रहा है सारी की सारी बाउंड्री कैसे होगी थी। तो ये देखिए जरा आप ध्यान से, जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था, जर्मन यानी कि जर्मन वगैरह, जर्मन को कॉन्फेडरेशन सिर्फ यहाँ तक रखा गया था, ये जो बाउंड्री दिख रही है, इसको भी आप छोड़ो। तो आप देखो फ्रांस, ये देखो फ्रांस की बाउंड्री, ये जो है ये रखी गई कि भैया फ्रांस जो है इतना ही देश रहेगा, इससे बड़ा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और आप देखिए प्रशिया, ये प्रशिया, आप देखिए कि प्रशिया क्या था, ये देखिए ये प्रशिया, ये था, है ना। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, ज, प्रशिया बेसिकली देखो, जर्मन कॉन्फेडरेशन, अभी आगे समझ में आएगा आपको ये क्या चीज है। फिर क्या कह रहा है, जो किंगडम थी, बेसिकली द किंगडम नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम, उसमें वो सेटअप इन नॉर्थ, एंड जेनेवा वाज एडेड टू प्री डोमिनेंट इन साउथ। यानी कि जो नीदरलैंड की जो किंगडम थी ना, उसके नीचे हमने क्या कर दिया, किंगडम नीदरलैंड में बेल्जियम भी था, ठीक है, वो बेल्जियम को अलग बना दिया गया। तो आप ध्यान से देखो नीदरलैंड, तो आपको नीदरलैंड कहाँ दिखेगा, अगर आपको देखो तो ध्यान से ही देखो, ये रहा, देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये किंगडम नीदरलैंड है। ये जो पूरा नीदरलैंड था, इसको बेसिकली दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, नीदरलैंड अलग कर दिया, बेल्जियम अलग बना दिया, बेल्जियम अलग कर दिया, ठीक है, ये चीज था। उसके बाद ये ऐसे जो था हमारा, देख सकते हो आप, जेनुआ, वो बेसिकली साउथ में कर दिया उसके, तो छोटा सा जेनुआ वो साउथ में कर दिया, ठीक है। तो बेल्जियम, ऐसे जेनुआ, ये सब चीजें कर दी। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट टू न्यू टेरिटरी ऑन इन वेस्टर्न फ्रंटियर। प्रशिया को न्यू टेरिटरी का फोकस करा गया, देखो ईस्ट प्रशिया दे देगा, वेस्टर्न जो हमारा थी टेरिटरी, वो भी प्रशिया के अंदर आ गई, ये सारा प्रशिया बन गया, ठीक है। तो प्रशिया को न्यू टेरिटरी दे देगी ऑन इन वेस्टर्न फ्रंटियर, वाइल ऑस्ट्रिया वो इटली के नॉर्दर्न कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली में आ गया। जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया वो नॉर्दर्न इटली के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ध्यान से, तो आप ध्यान से देखोगे तो ऑस्ट्रिया, ये फ्रांस है, ठीक है, इधर नीदरलैंड हो गया, इधर बेल्जियम हो गया, इधर जर्मनी हो गया, जर्मन बेसिकली जर्मन कॉन्फेडरेशन था। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो ये सारा टर्की है, ऑटोमन एम्पायर वाला टर्की, ठीक है। तो देखो ये हमारा ऑस्ट्रिया, ये रहा। तो ये जो ऑस्ट्रिया है, ये बेसिकली किसकी कंट्रोल में आ गया, ये बेसिकली नॉर्दर्न इटली, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल नॉर्दर्न इटली।
लेकिन जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, जो मैं आपको बता रहा था, जर्मन कॉन्फेडरेशन बेसिकली जर्मन का एक बहुत बड़ा, बेसिकली कह सकते हैं जर्मन में जब कई सारे जो अलग अलग देश मिल गए, जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट का बना था, आपको याद होगा। बेसिकली जो नेपोलियन ने क्या करा था, ये देखो एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, पीछे बनाया था 39 स्टेट का, जहां पर अलग अलग उसकी अपनी एक अपनी करेंसी होगी, अपना वेट मेजरमेंट होगा, अपना मेजर होगा, याद है। ये जर्मन कॉन्फेडरेशन था, उसको दोबारा से अनटच कर दिया गया, यानी कि दोबारा से रहेगा। तो देखो ये पूरा आपको दिख रहा होगा मैप में, ये सारा का सारा जर्मन कॉन्फेडरेशन था। यहां पर नेपोलियन का ने क्या करा था, अपने अपनी करेंसी बना दी थी, अपने मेजरमेंट सिस्टम बनाया था वेट का। इसमें देखो बड़े सारे देश आ रहे हैं, जर्मन तो आएगा, ऑस्ट्रिया भी आ रहा है, बोहिमिया, पता नहीं क्या क्या देश आ रहे हैं इसमें। ठीक है, प्रशिया भी देखो आगे आधा आ गया। तो ये सारे आ रहे थे इसमें। ठीक है, हैनोवर, ये सही है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें कई सारे आ गए थे, और ये प्रॉब्लम है। आपको ये देखो एक और चीज दिख रहा होगी, फ्रांस का देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये फ्रांस, ये जो है, ये भी फ्रांस के बेसिकली अंडर ही आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो, है ना। कुछ देश अलग अलग टेरिटरी थी। तो ये देखो दोस्तों कि, तो बेसिकली उसके बाद इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को पोलैंड का पार्ट देते हैं। देखो रशिया जो है ग्रे कलर का है, ग्रे कलर से डिसाइड हो रहा है ना। तो ऐसे पोलैंड का भी उसमें पार्ट आ गया था, रशिया रशिया का कब्जा पोलैंड में भी आ गया था। अब पोलैंड कहाँ पर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, देखो अलग अलग कब्जे थे, और ग्रे कलर का आप ध्यान से देखो कहाँ है। तो पोलैंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो पोलैंड कहाँ है, वो है ये, द किंगडम ऑफ पोलैंड, ये भी रशिया के पास ही आ गया। तो कहने का मतलब, जो जो पहले अंपायर थे ना, जिन जिन लोगों के, उन्होंने वैसे के वैसे ही कर दी, वैसे के वैसे कर दी। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये चीज हुई थी। उसके बाद प्रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ सेक्सोनी, तो प्रशिया जो है वो सेक्सोनी का पार्ट बन गया था। तो ये भी होता, देखो ये प्रशिया है सारा का सारा, ये जो देखो देखा आपको। ठीक है, ये सारा प्रशिया है। और ये देखो, ये आपको नीचे दिख रहा होगा। अब देखो सेक्सोनी कहाँ पर है, तो सेक्सोनी देखा जाए तो आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से देखोगे तो मजा आएगा आपको। ये तो प्रशिया था, प्रशिया को एक छोटा सा हिस्सा और दे दिया। वो देखो ये है छोटा सा हिस्सा, ये कलर देखो ना, कलर सेम लगेगा। तो ये इसे सेक्सोनी, ये सेक्सोनी हिस्सा था, सेक्सोनी भी इसे दे दिया। ऐसे आप देखो, जो ऊपर लिखा हुआ था ना, ये देखो ये क्या लिखा हुआ था, जेन्युआ वॉज एडेड टू पेडमोंट। ये पेडमोंट साउथ में आप कहाँ पर है, देखो ये भी है, ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये पिडमंट, ये जेनुआ पिडमोंट को दे दिया। ये भी एक ही कलर है, ये जेनुआ था, बेसिकली किंगडम ऑफ सर्डिनिया। ठीक है, और ये देखो पिडमोंट, ये बेसिकली आप देख सकते हो, ये सारा जेनुआ वॉज एडेड टू पिडमोंट, ये दिखा हुआ है, समझ गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसका। देखो ये करने का मतलब क्या था, कि अलग अलग टेरिटरी दे रहे हैं, अलग अलग वैसे का वैसे ही, जो नेपोलियन ने बना रखा था टेरिटरी, अलग अलग अंपायर, वैसे का वैसे ही कर दिया। कौन कर दिया, इनका मेन इंटेंशन क्या था, द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्ची, कि वो दोबारा से मोनार्ची को दलाया जाए, जो उसने नेपोलियन दैट हैज बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, कि जो नेपोलियन को हटा के हमने उसको ओवरथ्रो करके हटा दी थी मोनार्ची, या नेपोलियन ने जो मोनार्ची हटा दी थी, नेपोलियन ने जो अपनी मोनार्ची, नेपोलियन ने जितने भी मोनार्ची थे सब हटा दी थी, और अपना साम्राज्य बना देता, वो बेसिकली दोबारा से रिस्टोर करा जाए, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर लाया जाए। तो कंजर्वेटिव रेजिम 1815 में स्टार्ट हो गया था, जो वो भी ऑटोक्रेटिक ही था, वो भी एक बंदे का राज था। वो क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं कर रहे थे, वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, कोई अगर उसके खिलाफ बोल दे तो उनको क्वेश्चनिंग नहीं करने का मौका नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो एंड सो टू कर्व एक्टिविटी दैट अ क्वेश्चन, जो भी उसे क्वेश्चन करता था उसको खत्म कर देते थे, उसको मार देते थे, या फिर उसको उसको दबा देते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉस, कई सारे लोग तो सेंसरशिप लॉ ले आए, बहुत सारे लोग, कि भाई न्यूज़पेपर में ये नहीं छपेगा, वो नहीं छपेगा, बुक्स प्लेस न्यूज़पेपर लिबर्टी, जो भी लिबर्टी और फ्रीडम के आइडिया देगा उसको हम उसको छोड़ेंगे नहीं बेटे हम, समझ गए। ये चीज हुई थी। अब देखो एक यहाँ पर एक फिगर भी दे रखी है, देखो ये फिगर क्या कह रहा है, देखो आप ध्यान से देखो, ये सारे लोग बैठे हैं, मुंह बंद देखो उनके हो रखे हैं, है ना, मुंह पे पट्टी लग रखी है। और क्या कह रहा है, द क्लब ऑफ थिंकर एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब जिसका नाम नहीं पता होता, कैरी कल्चर डेटिंग 1820 के लगभग है ये। द प्लेग
द प्लेक ऑन द लेफ्ट बियर द इंस्क्रिप्शन, दो जो आपको ये दिख रहा है लेफ्ट में, ये जो कुछ इंस्क्रिप्शन लिखी है इसके अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कि कब तक हमें सोचने के लिए इजाजत दी जाएगी, ये लिखा हुआ है। और द बोर्ड ऑन द राइट, उसमें लिखा हुआ है द रूल्स ऑफ द क्लब, क्लब के रूल क्या है। साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द लर्न सोसाइटी, कि चुप रहना ही हमारे लिए ठीक है। टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब मे कम टू टेम्पटेशन ऑफ स्पीच मजर्स, मतलब जैसे कि बता रहा था ना कि जब न्यूज़पेपर वालों ने मना कर दिया कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो वो बता रहा है कि क्लब में बैठे हैं लोग, ये सोच रहे हैं कि भाई हमें इजाजत कब दी जाएगी बोलने की, या हमें सोचने का मौका कब तक मिलेगा। और ये लिखा हुआ है कि इसके अंदर कि भाई हमारे देखो ये रूल है, हमें साइलेंस रहना चाहिए, मेंबर जो है एक दूसरे के स्पीच में ध्यान नहीं देंगे, मीटिंग में जो है कोई भी एंटर करेगा कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब इस तरह से बता रहे हैं कि भैया लोग वहां कितने परेशान हो गए। फिर वो देखो आगे क्या कह रहा है, ठीक है, कि जो आइडिया थे लिबर्टी फ्रीडम के एसोसिएटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडिया आए थे, वो बेसिकली दबाया गया। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉन लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर, अब वो लिबरल को इंस्पायर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कंजर्वेटिज्म आ गए थे ना, लिबरल नहीं थे, वो कंजर्वेटिज्म लोग आ गए थे। वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन बाय लिबरल नेशनलिस्ट, क्योंकि देखो आपको पता है लिबरल नेशनलिस्ट जो थे वो क्या चाहते थे, आजादी चाहते थे, है ना। लेकिन कंजर्वेटिज्म क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि भैया चेंजेस ना हो, मोनार्ची रहे वैसी की वैसी। ये दो तरीके आ जाते थे, इकोनॉमिक भी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हमने समझा था पीछे कि भाई इकोनॉमिक में बंदिश ना हो, पॉलिटिकल में इक्वालिटी हो। कंजर्वेटिज्म कुछ हो जाता था, ये क्रिटिसाइज करते थे। कंजर्वेटिज्म ने फिर रूल लगा दिए अलग अलग, तो लिखा हुआ है कि अलग अलग जो इशू थे लिबरल नेशनलिस्ट के, वो ये थे कि वो क्रिटिसाइज करते थे न्यू कंजर्वेटिव को, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए क्रिटिसाइज करते थे कि भाई हमें बोलने का मौका तो दो, आप तो मौका ही नहीं दे रहे। तो ये पंगा हो गया था। फिर देखो अगला टॉपिक आता है इसी के अंदर, लास्ट टॉपिक, मेकिंग नेशनलिज्म में रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। आपको पता है कि 1815 के बाद रिप्रेशन का फियर था लिबरल नेशनलिस्ट में, रिप्रेशन का मतलब विरोध, ठीक है ना। लोगों के अंदर डर था कि भैया हमें तो यहाँ पर विरोध करने की आजादी ही नहीं मिल रही। लिबरल क्या चाहते थे, आजादी मिले। सीक्रेट सोसाइटी बहुत सारी बनने लग गई यूरोपियन स्टेट में, जो गुप्त गुप्त लोग थे आपस में मिलने लग गए। टू ट्रेन रेवोल्यूशनरी, अब लोगों पे आइडिया पहुंचाने के लिए बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बनने लग गई कि भैया अब तो ये हमें बोलने का इजाजत तो दे नहीं रहे, मुंह तो हमारे बंद कर दिए, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, सबके मुंह बंद कर दिए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, गुप्त तरीके से रेवोल्यूशनरी को ट्रेन करें, क्रांतिकारी लोगों को। और टू बी रेवोल्यूशनरी एट दिस टाइम मीन अ कमिटमेंट, रेवोल्यूशन का यहाँ पर मतलब यह था कि ऐसा आपके अंदर कमिटमेंट हो कि जो भी मोनार्चियल फॉर्म बनी हुई है उसको क्वेश्चन कर, उसको बेसिकली अपोजिशन करा जाए। जो वीना के बाद वीना कांग्रेस, ये जो वीना कांग्रेस में हुआ था, ये जो ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वीना कांग्रेस में, वीना कांग्रेस में जो हुआ, उसके बाद ये जो यूरोप ऐसा दिखने लग गया था, उसको खत्म करा जाए लिबर्टी के लिए, फिर हमें आजादी चाहिए इसलिए। तो मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी ऑल्सो सो द क्रिएशन, वो चाहते थे कि भाई नेशन स्टेट बने, हम आजादी के लिए लड़ेंगे, ये सारे चाहते थे। फिर देखो क्या हुआ, वन ऑफ सच इंडिविजुअल वॉज इटालियन रेवोल्यूशनरी, उसमें से एक रेवोल्यूशनरी आया, उसका नाम क्या था, गोसेपी मजीनी। जी हाँ, ये नाम बेसिकली एक 9th क्लास में मैंने शायद सुना हो, वहां भी इसका नाम था। गोसिपी मजीन था वहां पर एक रेवोल्यूशनरी, बोर्न इन जेनुआ। जेनुआ आपको पता नीचे सबसे 1807 में, जेनुआ देखो नीचे है, जेनुआ का आपको यही तो बात कर रहे थे, ये जो जेनुआ है, ये और ये दोनों ये जेनुआ के अंदर आ गया था। तो जेनुआ, ठीक है, 1807 में बोर्न हुआ था। ही बिकम मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, एक कार्बोनरी सोसाइटी का मेंबर बन गया था ये सीक्रेट तरीके से। अगर आपको एक बहुत बड़े एक और तरीके से मैप दिखाऊं तो आप ध्यान से देख सकते हो, ये यहाँ पर भी, ये देखो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ भी है, देखो ये रशिया है, रशिया का अंपायर ऐसा था उस समय। फिर प्रशिया, ये प्रशिया को ये भी था और ये भी दे देता है, एक आपको याद होगा, है ना। फिर देखो ये पिडमोंट, ये जो लिखा हुआ है पिडमोंट, ये पिडमोंट और ये सर्दिनिया, ये एक हो गया था। तो देखो जेनुआ, ये रहा, दिख रहा है, ये है जिनुआ। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया मैप है, मजा आ रहा होगा आपको। तो ये देखो उसमें था ये, ही बिकम मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी की। वो एक 24 साल का यंग मैन था जो कि बेसिकली उसको एग्जाइल में भेज दिया था, एग्जाइल का मतलब दूसरी कंट्री में गुप्त तरीके से भेज दिया,
दूसरी जगह पे उसको भेज दिया। एग्जाइल का मतलब जब दूसरी कंट्री में आपको भेज देते जाए, ठीक है, इन 1831 में, ताकि वो रेवोल्यूशन अटेंड कर सके लिगुरिया में, ठीक है। तो उसको लिगुरिया में एक जगह है, वहां भेज दिया गया, जो कि बेसिकली इटली में ही है। तो उसने वहां पर ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। उसने बहुत छोटी छोटी सोसाइटी और देखी, कि पहली थी यंग इटली, मर्सिलेस में एक देखी कि यंग इटली है, वहां पर यंग लोग हैं। फिर देखा यंग यूरोप, बरेने में, हुज मेंबर वाज लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, जो जिसके मेंबर खुले दिमाग के थे, माइंडेड लोग थे, यंग मैन थे पोलैंड के। तो बेसिकली वो कह रहा है लिगुरे में जब उसे भेजा गया तो वहां पर कह रहा है कि कुछ ऐसी सोसाइटी थी यंग इटली वाली, मर्सिलेस के अंदर, ठीक है। कुछ ऐसी थी, मर्सिलेस कहाँ पर है, फ्रांस में वैसे वो, ठीक है, यंग इटली इन मर्सिलेस। मर्सिलेस वैसे है फ्रांस में, लेकिन वहां पर यंग इटली के लोग थे, कह रहा है। यंग यूरोप बरेन में, ठीक है, जिसके मेंबर लाइक माइंडेड यंग मैन थे पोलैंड के। तो बरेन में कह रहा है कि यंग माइंडेड पोलैंड वाले लोग थे, ठीक है। समझ आ रही बात। तो ये कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है देखो, बरेन वैसे स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। फिर कह रहा है कि यंग मैन थे उसके, लाइक 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 बरेन में जो थे यंग मैन थे, यंग यंग मैन थे पोलैंड वाले, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट वाले। फिर मजे ने बहुत, मजीनी जो है वो गॉड में बिलीव करता था, जिसका इंटेंशन ये क्या था, ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। इसका इंटेंशन क्या था, इसका इंटेंशन ये था कि नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड बने, यानी कि समाज पे जो एक, मतलब बेसिकली इंसानियत बढ़े, इंसानियत बढ़े, कि लोग एक दूसरे के बारे में सोचे, ये नहीं कि अपने बारे में सोचे जा रहे। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। पैच वर्क का मतलब पता ना, घपला करना। कि इटली को ऐसा नहीं बना सकते कि आप छोटी छोटी स्टेट का घपला करके उनकी स्टेट पे राज्य बना लोगे अपना तो इटली बन जाएगी, नहीं। ये आप मैन इंसानियत के खिलाफ है, ये एक इंसानियत के खिलाफ है, कि आप लोगों पे स्टेट पे कब्जा कर रहे हो, समझ गए। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक। वो कह रहे हैं कि एक सिंगल, यानी कि एक एक रिपब्लिक देश बने अपना, इटली अलग हो, बाकी के देश को अलग कर दिया जाए, विद इन अ वाइडर अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। कि आपने देखो क्या करा, आपने क्या करा, बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया एक साथ, गड़बड़ आई है। ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखो आप नीचे देखोगे तो ये सारे, ये भैया नीचे इटली है, ये इटली है, ये शायद देखो देखो। अब इटली को आपने जोड़ दिया, गड़बड़ कर दी ना, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने की वजह से प्रॉब्लम हुई, ये इटली में है आपने भैया, टर्की भी, ये सारे सारे एक किंगडम बन गई। ये किंगडम नहीं बनानी चाहिए, अलग अलग देश को जोड़ दिया आपने एक ही में, ये नहीं करना चाहिए, वो कह रहा है। उसको वो कह रहा है कि ये कह रहा है कि लिबर्टी, इटालियन लिबर्टी तभी आएगी जब लोग एकजुट हो गए। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी। इसकी इसी के मॉडल में कि भैया हमें अलग अलग करना है, जर्मनी में सीक्रेट सोसाइटी बनने लग गई, फ्रांस में बनने लग गई, स्विट्जरलैंड पोलैंड में बनने लग गई। मजी ने इन्हें रेंटलेस ओपोजिशन करा मोनार्ची का। मजी ने कहा कि मोनार्ची को खत्म करो भाई। उसका विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया जाए, कंजर्वेटिज्म को हटाया जाए। मैट्रिंच, मैट्रिंच याद है आपको कौन है, मैट्रिंच डिस्क्राइब हिम, याद पीछे करो याद, मैट्रिंच कौन था, पीछे मैंने आपको बताया था मैट्रिच, याद करो। ये देखिए, ये देखिए, ये था मैट्रिच। जब ये ट्रीटी साइन हुई थी ना वीना में, कांग्रेस ऑफ वीना, उसको होस्ट कौन करा था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में ट्रीटी साइन हुई थी। जो ऑस्ट्रेलिया के कैंसलर थे उसका नाम था ड्यूक मैट्रिच। जब कांग्रेस ऑफ वीना में ट्रीटी साइन हो रही थी 1815 में, उसकी काउंसलर थे ड्यूक मैट्रिच, ठीक है। मैट्रिच क्या कहता था, मैट्रिच कहता था मोर डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो मैट्रिज उसको डिस्क्राइब करता था गुजिबी मैजिन को, ये बड़ा ही खतरनाक आदमी है। सोशल ऑर्डर को डिस्क्राइब कर, जो सोशल ऑर्डर मतलब ये सोसाइटी में खलबली मचा देगा। एक फोटो दे रखी है, ध्यान से देखो, ये फोटो आपकी बुक में भी है। ये क्या कह रहा है देखो नीचे, गुजिबी मैजिन एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बरेन। बरेन में गुजिबी मैजिन 1833 में ही एक फाउंड कर रहा है। देखो मैप के अंदर ये ढूंढ रहा है कि यंग यूरोप कहाँ है, ठीक है, यंग यूरोप कहाँ है, उसको फाउंड कर रहा है। प्रिंट बाय, ये प्रिंट करता मंदकीजन है, गल जियाकोमो मंदकीजन।
ठीक है, तो गुज़िप मजीद देखो फाउंड करता दिख रहा है यंग यूरोप को बर्लिन, यानी कि ऐसा यूरोप जो बेसिकली रिपब्लिक हो, अपना देश अलग हो दूसरा का अलग हो। समझ गया? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ये पूरी वीडियो को अच्छे से समझाया, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैला दीजिए उन लोगों से जिनको समझ में आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।